नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम में, जिसमें हम चर्चा करते हैं सामान्य अध्ययन के प्रश्नों पर। तो दोस्तों, ये पिछले सेगमेंट का आगे का सेगमेंट है। तो शुरू करने से पहले बस यही कहना चाहेंगे कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर जरूर कर दें। शुरू करते हैं दोस्तों। इस सेगमेंट को देखने से पहले इसके पिछले वाला सेगमेंट जरूर देख लें। तो आज का पहला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व चीन के व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया? तो दोस्तों, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त करने का शुभारंभ 1813 से हुआ था, लेकिन चीन और चाय को छोड़कर, और चीन और चाय को भी समाप्त किया गया था 1833 एक्ट के द्वारा। 1833 के एक्ट के द्वारा चीन के भी साथ चाय और चीन के साथ व्यापार को भी समाप्त कर दिया गया था कंपनी का। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था? तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण। दोस्तों, ये व्यवस्था थी। काउंसिल में परम सत्ताधारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदला जाना, ये भी दोस्तों सही था। गवर्नर काउंसिल के गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना, दोस्तों ये भी थी। गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय सदस्य। दोस्तों, यहाँ पर यह गलत हो जाएगा। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की बात की गई थी, लेकिन एक भारतीय, ये बात गलत है। दोस्तों, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो दोस्तों, चार्टर एक्ट 1833 ने चार्टर एक्ट 1833 ने भारतीयों को अपने प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव किया। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा की व्यवस्था सिद्धांत रूप में निम्नांकित वर्ष में स्वीकार की गई थी। तो दोस्तों, 1853 में सिविल सेवकों की नियुक्ति प्रतिस्पर्धी परीक्षा के माध्यम से की जानी निश्चित की गई। यहाँ पर विकल्प भी 1853 सही हो जाएगा। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया, दोस्तों 1853 में। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। दोस्तों, यहाँ पर भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई, ये हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। भारत में पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना किस कानून के द्वारा की गई? तो दोस्तों, द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। और पहली बार भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा भारत में इलाहाबाद में संपन्न हुई। दोस्तों, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा कहा गया था कि अब सिविल सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ संपन्न होगी। दोस्तों, यहाँ पर विकल्प सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट सही हो जाएगा। 1858 से भारत में वित्तीय प्रशासन का सर्वोपरि नियंत्रण निम्नांकित में से निहित था। तो दोस्तों, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। 1858 से भारत में वित्तीय प्रशासन का सर्वोपरि नियंत्रण ब्रिटिश पार्लियामेंट हो गई थी। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो दोस्तों, 1 नवंबर 1858 को यह घोषणा की गई कि अब भारत का शासन ब्रिटिश कानून के अधीन होगा। यहाँ पर विकल्प ए 1 नवंबर 1858 सही हो जाएगा। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की कब्र पर मृत्यु लेख लिखा था? तो दोस्तों, 1858 का अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कब्र पर मृत्यु लेख लिख लिया।
क्योंकि कंपनी को पूर्णतः समाप्त करने की घोषणा इसी अधिनियम में कर दी गई। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज के प्रति स्थानांतरित किया? तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया दोस्तों 1858 में। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने दोस्तों इलाहाबाद में। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए व अंततः देश का विभाजन करवाया था दोस्तों ये विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्रों और स्थानों का आवंटन, इसी ने भारत को विभाजन करने के लिए आधार बनी। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन को आरंभ किया? तो दोस्तों मार्लेमेंटो अधिनियम 1909 ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को आरंभ किया। यहाँ पर विकल्प सी मार्लेमेंटो अधिनियम 1909 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय सरकार के किस एक्ट में मुसलमानों के लिए पृथक मतदान व्यवस्था को स्वीकृति दी गई? तो दोस्तों मार्लेमेंटो अधिनियम 1909। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। मार्लेमेंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ? तो दोस्तों मार्लेमेंटो बिल 1909 में पारित हुआ था दोस्तों। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने एवं उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? तो दोस्तों उस समय थे लॉर्ड मिंटो। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग आते हैं। निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस एक्ट में मुसलमानों के लिए पृथक मतदान व्यवस्था को स्वीकृति दी गई? तो दोस्तों 1909 के अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के वित्त पर गवर्नर जनरल द्वारा व्यापक नियंत्रण स्थापित करके भारत सरकार के एकात्मक स्वरूप को सशक्त किया? दोस्तों 1833 के एक्ट द्वारा। यहाँ पर विकल्प ए सही हो विकल्प डी सही हो जाएगा। 1833 का चार्टर एक्ट। द्वैध शासन निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? तो दोस्तों द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लागू किया गया था। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर विषयों को दो वर्गों में आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय में विभाजित कर दिया था। दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो दोस्तों 1919 के अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी प्रांतों में। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। दोस्तों भारत में द्वैध शासन प्रारंभ मांटफोर्ड सुधारों के द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा। वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? दोस्तों वर्ष 1909 के शासन अधिनियम में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। मार्लेमेंटो सुधारों का भीतरी लक्ष्य था। दोस्तों मार्लेमेंटो सुधारों का भीतरी लक्ष्य भारत में एक समुदाय के विरुद्ध दूसरे को लड़ाना, या अर्थात फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण किया गया था। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। मार्लेमेंटो सुधारों का अधिक गहरा प्रयोजन था भारत में एक वर्ग को दूसरे वर्ग के विरुद्ध लड़ाना। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा।
मिंटो मॉर्ले सुधार का उद्देश्य मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? तो दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्ताव सांविधिक सुधार से संबंधित था, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएंगे। निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा की गई थी, यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया था? दोस्तों इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्न में से किस एक्ट को जवाहरलाल नेहरू द्वारा दास्ता का चार्टर एक्ट कहा गया था? तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। मार्च 1925 में निम्नलिखित में से किसको केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था? दोस्तों विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो दोस्तों वे नेता विट्ठल भाई पटेल जी थे, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। 1925 से 1930 के मध्य भारतीय विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों बीबी पटेल इन विट्ठल भाई पटेल थे, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों विट्ठल भाई पटेल, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? तो दोस्तों अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा 1892 ईस्वी में शुरुआत की गई थी। दोस्तों यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? दोस्तों परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1892 में हुई थी। दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। 1892 के काउंसिल एक्ट में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन ने ब्रिटिश उपनिवेशवादी सत्ताधारियों को इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की वैधानिक कार्यविधि में परिवर्तन करने हेतु बाध्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप शाही और प्रांतीय वैधानिक काउंसिलों में विस्तार हुआ। दूसरा है राष्ट्रवादी 1892 के एक्ट के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों से संतुष्ट थे। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प केवल एक सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ए, क्योंकि पूरी तरह संतुष्ट होना गलत बात है, यहाँ पर एक सही हो जाएगा, सिर्फ ए। पिट के भारत अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था? तो दोस्तों लंदन में एक नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई जिसमें 6 सदस्य थे। दोस्तों ये बात सत्य है। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई।
ये भी बात सत्य है दोस्तों। नियंत्रण मंडल की कंपनी के राजनीतिक, प्रशासनिक और व्यापारिक कार्यों का प्रबंधन करना था। दोस्तों यही बात सही है। कंपनी के केवल व्यापारिक कार्यों का प्रबंधन संचालक मंडल को करना था। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, ये प्रावधान नहीं था। किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या वृद्धि का अधिकार दिया गया था? दोस्तों 1866 के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया गया। विकल्प बी 1866 यहाँ सही हो जाएगा। जिस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या वृद्धि करने का अधिकार दिया, दोस्तों रिपीट हो गया है, ये 1866 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है? तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट ने गवर्नर जनरल के अधिकारों को नियंत्रित किया। दोस्तों ये बात सही है। ब्रिटिश इंडिया एक्ट ने क्षेत्रों के अधिग्रहण पर निषेध लगा दिया। दोस्तों ये भी बात सही है। 1853 के चार्टर अधिनियम ने लोक सेवा परीक्षाओं की शुरुआत की। दोस्तों ये भी बात सही है। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, क्योंकि सभी कथन सही हैं। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? तो दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड विलियम केवेडिश बेंटिंक के समय की गई थी, जो कि 1833 के समय में जो है भारत के गवर्नर जनरल थे, और ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी माने जाते हैं। 1793 के बंगाल रेगुलेशन का विशिष्ट लक्षण क्या था? तो दोस्तों उसमें हिंदुओं और मुसलमानों की स्वीकृत विधियों को भी स्थान दिया गया था। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा के लिए या शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए का कोष तैयार किया गया था। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? तो दोस्तों भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन 1853 के एक्ट द्वारा किया गया। यहाँ विकल्प सी सही हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। यहाँ विकल्प ए 1885 सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण सेशन के साथ। तब तक इसे तैयार करते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।